नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र है। मैंने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है। मैं लास्ट 19 साल से बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराता हूं। ये मैं आपके सामने आज डिसीजन लेके आया हूं जेईई मेन शिफ्ट 1 27 जनवरी 2024 का। मैं L1 कोचिंग में केमिस्ट्री का एचओडी हूं और ये मैं डिसीजन इसलिए कर रहा हूं कि आपको जो है अभी जिन लोगों का देना बाकी है जेईई मेन अभी इसी सेशन में, तो उनको एक रेफरेंस मिलेगा कि पेपर का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और जो बच्चे आने वाले सालों में तैयारी करेंगे उनको भी एक तैयारी करने के लिए एक बेंच मार्क मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और मैं उस क्वेश्चन को जो डिस्कस करूँगा तो उसके साथ साथ थोड़ी उसके दाएँ बाएँ चीज़ें बताऊँगा, उस कॉन्सेप्ट पे और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या वो भी आपको बताऊँगा। वैसे ओवरऑल बता दूँ मैं आपको, पेपर मुझे बहुत ही आसान लगा। और ये मुझे मतलब टीचर के दृष्टि से नहीं बोल रहा, मैं बच्चों की दृष्टि से बोल रहा हूँ। एनटीए ने पेपर का स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का विशेष तौर से बहुत गिराया है और मुझे लगता है जिन बच्चों ने थोड़ा होशियारी से तैयारी की होगी, थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा, एनसीईआरटी फोकस किया होगा, एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा है, तो उनका स्कोर निश्चित तौर पे अच्छा आएगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 13 दैट इज 2453 केल्विन। तो एक्चुअली बोरॉन हमको पता है ये मेल्टिंग पॉइंट जो है, हम लोग पता है कि सॉलिड को लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे मेल्ट कन्वर्टर में होता है या सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जिस सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, इन तीनों का नेटवर्क सॉलिड होता है, वी ऑल नो। तो इनका जो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, मतलब जो उसका डायमंड पैटर्न है तो उसका 4000 केल्विन से ज़्यादा होता है। एंड देन बोरॉन एंड देन सिलिकॉन। बोरॉन का है 2453 केल्विन, इट्स अ वेरी हाई वैल्यू। और क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो तगड़ा है, वो नेटवर्क सॉलिड का टाइप, कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड है। जबकि ये बाकियों को देखते हैं उनमें मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, गैलियम, तो हमको लगता है कि एल्युमिनियम का जो है 800 से 900 केल्विन के आसपास आएगा, फिर और घटने लग जाता है। तो ये बोरॉन है सॉलिड क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए सरसनी टाइप का सवाल है और ये बोरॉन जो फैमिली है इससे क्वेश्चन की उम्मीद हमेशा ही टीचर को ज़्यादा रहती है, तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। तो ये मुझे तक स्कोरिंग है, इसका डिफिकल्टी लेवल आप यू कैन से एवरेज है, बहुत आसान भी नहीं, एवरेज है। So both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of the assertion A. Now second, which of the following will not show variable oxidation state? तो बच्चों को हमेशा ध्यान देना होगा कि will show, will not show, correct, incorrect पूछ के कई बार उलझा लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन सबसे ऊपर है, तो वो फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस ही बनता है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो दादा है भाई, फ्लोरीन दादा है, उसको कोई कुछ और रूप में चेंज ही नहीं कर सकता है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है तो उसको -1 ही होना है। बाकी हम सब जानते हैं BrF3, BrF5, ClO3 माइनस, है ना, SClO4 या और बहुत सारे, आयोडीन के भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो आंसर इज सी एंड इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो जेईई मेन का ये स्तर रियली बहुत डाउन हुआ है, मतलब जैसे नीट में सवाल पूछे जाते हैं उस तरह का सवाल ये पूछा गया है जो हम लोग नॉर्मली उम्मीद नहीं करते हैं। तो हो सकता है ये एनटीए कोशिश है, ये जो ये काम समझते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड करने का, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग विच वन इज पोलर मॉलिक्यूल। हम जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल कौन होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट 0 न हो। और डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई रेगुलर स्ट्रक्चर हो और सभी एक ही तरह की बॉन्डिंग है तो वो आपस में उनका वेक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, वेक्टर एडिशन 0 आ जाता है। हम सभी पढ़े हैं इस चीज़ को। CCl4 टेट्राहेड्रल है और चारों क्लोरीन है, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। CO2 लीनियर है और दोनों तरफ CO बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, नॉन पोलर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो C डबल बॉन्ड C
H H H H, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। कार्बन sp2 हाइब्रिड की इलेक्ट्रॉनिटी होती है 2.74। ये भी वही सेम है, तो इनके बीच में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। और ये हाइड्रोजन तुलना में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का अबाउट 2.1 होता है। ये प्लस से माइनस की तरफ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये हमारा डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली इधर भी ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो प्लस से माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट क्या हो जाएगा 0। CaCl3 में ये बेंड्स रूल हमने पढ़ा है कि चूंकि अब एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ गया है, तब ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एंगल वेरी करते हैं। एंगल ही नहीं, वो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, उसमें एस कैरेक्टर वेरी करता है, ये परफेक्टली sp3 नहीं होगा अब। सो इसकी वजह से यहाँ पोलरिटी आएगी, CCl4 नॉन पोलर, बट CaCl3 में वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। सो यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें बॉन्ड एंगल भी वेरी करेगा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी वेरी करेगा। सो आंसर इज सी। इसे बेंड्स रूल के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली। तो यहाँ सब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो स्पिन का कंट्रीब्यूशन आता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन उसकी बात कर रहा है। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, तो कह रहा है मैक्सिमम, जिसके पास n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका μs फॉर स्पिन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, यहाँ कितने होंगे हम देख सकते हैं, D में 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड हुए, इसमें 2 अनपेयर्ड हुए। D6 में आपने पहले 5 भर दिया फिर 1 भरोगे, है ना, तो आपने 4 खाली छोड़ दिए, यहाँ हुआ 4। और D7 में तो 5 भर दिया फिर 2 भरा, कितने खाली बचे आपके 3। तो आंसर इज जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, तो आंसर इज सी। कितना आसान सवाल है, मतलब ये रियली जेईई मेन के दृष्टि से बहुत ही नकली रसमलाई है भाई, ये लड्डू सवाल है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में नहीं आए थे, पेपर का स्तर बहुत ही डाउन है। जिन बच्चों ने, जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि बच्चों का कोर्स, जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं उनका कोर्स हमने 1-1.5 महीने पहले ख़त्म कर दिया था, 1.5 महीने पहले, फिर उनका खूब रिवीजन कराया। अभी तो हम लोग टारगेट बैच के बच्चों का और इनका 20 दिन का रिवीजन, डेली बेसिस पे रिवीजन चलाया, और इस तरह खूब क्वेश्चन पूछे, टेस्ट लिया, इससे थोड़े क्वेश्चन अच्छे भी दिए, तो बच्चे फ्लो में हैं। तो ऐसे जिन बच्चों ने सिंसियरली इन चीज़ों को लिया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, आई बिलीव कि वो अच्छा कर रहे हो, किए होंगे। और जो टीचर क्लेम करते हैं ना कि हमारा पढ़ाया हुआ सवाल आया, मुझे ये लगता है कि जो भी टीचर एक्सपीरियंस्ड है और जिस टीचर को वो आइडिया है, तो डेफिनेटली उसके पढ़ाने से क्वेश्चन जरूर आए होंगे। किसी एक टीचर नहीं, वो सारे टीचर, इवन स्कूल के भी टीचर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं और ठीक पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चन जरूर इसमें आए होंगे। तो अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली, इसमें भी हमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखना है, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो हमें बेसिकली देखो दोनों क्वेश्चन में एक ही बात की जा रही है, जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो आयरन न्यूट्रल होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 and 4s2। नाउ Fe(F6) 3-, इसमें मतलब आयरन के ऊपर +3 चार्ज आ गया, 2 यहाँ से गया और 1 यहाँ से गया, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नहीं 2 यहाँ से पहले D से गया और 1 यहाँ से, 5 बचे। अगर मैं Q को देखता हूँ, वेनेडियम, तो इसके पास 3d3 और 4s2 है, और ये +2 हो गया, ये 2 चले गए, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये वेनेडियम +2, तो 2 चले गए, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ R की, अगेन आयरन है, और ये फिर से अब ये +2 स्टेट में है, बिकॉज आयरन इज वाटर इज न्यूट्रल,
सो +2 में ये 2 यहाँ से निकल जाएंगे, D6 हो जाएगा। तो D6 में क्या होता है, वी कैन सी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 4 बचे हमारे, 4 अनपेयर्ड बच जाएंगे, जैसे 4। सो नाउ कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का। तो सबसे कम कौन होगा, दिस वन Q, देन R एंड देन P, Q R P, आंसर इज A। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत आसान है, इसमें कहीं पर कोई भी दिमाग पे जोर पड़ा ही नहीं। नहा धो के फ्रेश माइंड से बच्चा आए, उसने पढ़ाई किया हो अच्छा तो खटाखट बनाएगा, कहीं पर उसको रुकावट ही नहीं आएगी ना। बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट, ये बहुत ही यूज टू क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। हम सभी को पता है कि जो लेड है ये एम्फोटेरिक होता है, लाइक एल्युमिनियम, तो लाइक जिंक, तो ये इसमें घुल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है। PbOH का होल 4 -2 ये। सो अब इस कॉम्प्लेक्स के विषय में कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑब्वियसली 4 एंड इस एनायन पे चार्ज कितना है, -2, तो कॉम्प्लेक्स इज 4 एंड डाई एनायन, आंसर इज A। बाकी भी देख सकते हैं एक बार ऐसे बस नज़र मारने के लिए। मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैंने पूरा सवाल बनाया फिर ऑप्शन देखा, ये गलती है आपकी, ये आपको नहीं करना है। जो ऑप्शंस होते हैं ना वो क्वेश्चन के बॉडी पार्ट होते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन की कुछ बातें ऑप्शन में होती हैं, ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि ऑप्शन समझ के आप क्वेश्चन करो। तो कई बार ऑप्शन पढ़ते ही हमें क्वेश्चन और अच्छा क्लियर हो जाता है, या ऑप्शन पढ़ने के बाद हमको लगता है कि हमें क्वेश्चन को इस दिशा में सोचना चाहिए, ऐसे ट्राई करना चाहिए। सो स्मार्ट बनना है हमको, जिद्दी नहीं बनना है। हमारा नॉलेज हमें गहराई लेके आए, न कि हमको एक सनकी बना दे। तो बच्चे सवाल पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस देख कर ट्राई करेंगे, और जो आपको लगता है कि ये सवाल पक्का सही कर दिया हमने, उसको 2 सेकंड और दो, 3 सेकंड तो इत्मीनान से देख लो। झटके में B की जगह D मार दिया या एक छोटी सी गलती कर दिया कि ऐसा लगता है, तो वो नंबर आपके रैंक के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। चलिए, सो बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद दिस वन। सो Z6, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। वी ऑल नो कि इसमें जो है 4F यस 6S2 ये वाला हो जाएगा। सो 60, ये 6 और ये हमारा होता है 54, तो 60 हो गया, राइट। सो वेरी इजी। अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर दें तो अभी अच्छा नहीं, इसमें बाकी है 3 2 5 और 1 6 4 1 5 6, ठीक है, ओके नो। सो वी नो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक सवाल आया, तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि इसको एवरेज मान सकते हैं, बिकॉज बच्चे कई बार 60 तक के प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट, अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा। भाई अमोनियम ये वीक बेस का है और ये वीक एसिड का है। हमें पता है कि एसिटिक एसिड जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, कोई टीचर पढ़ाते जरूर डिस्कस करता है। एसिटिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोनिक एसिड से, राइट। और जो जितना वीक एसिड होता है उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होता है ना। जितना वीक KH इजकल टू 1/K है ना, 1KH हाइड्रोलिसिस जो होता है, KA होगा चाहे KB होगा, उसके 1/, हो जाता है, KW/K हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू मतलब। तो बच्चों जो जितना वीक एसिड होगा या जितना वीक बेस होगा उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होगा, ये टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो इनमें हमको पता है कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसके Kb की वैल्यू और इसके Ka की वैल्यू बराबर होती है। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा गया है, और ऑब्वियसली इसका Ka कम होगा, तो इसका Ka कम होगा मतलब इसका जो सॉल्ट है CO3-2 इसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। ये जो कहना चाहेगा दमदार तरीके से कहेगा, अपनी बात को डोमिनेंटली कहेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया। इसको मैं गुड क्वेश्चन कैटेगरी में डालूंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अमोनियम कार्बोनेट, तो इसमें अगर ऐसा होता कि किसी एक का हाइड्रोलिसिस होता तो सवाल का आंसर करना बहुत आसान था। यह हमको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों के की वैल्यू के बी बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाई बराबर होता है, और ये उससे वीक एसिड है, तो इसका के उससे कम होगा, जिसका के कम होता है उसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, तो ये जो कहेगा तो ये क्या करेगा, CO3-2 ये सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस पानी से जब रिएक्शन करेगा ये रिएक्शन क्या बनाएगा, HCO3-1 प्लस OH-1। तो अगर हम लोग वीक एसिड के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मीडियम कैसा बन जाएगा, बेसिक, और जितना वीक होगा वो अपनी बात को दमदार तरीके से कहेगा। ये दोनों ही वीक हैं, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा गधा है, तो इसकी बात को सुनो, और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक, मतलब इसके pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। कहेंगे स्टेटमेंट क्या है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट ऑफ डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb वैल्यू। ऑब्वियसली Ka और Kb की वैल्यू ही बताएगा कि उसका एसिडिक या बेसिक नेचर क्या होगा। जिसके K की वैल्यू कम होगी वो वीक होगा, और वो जो कहेगा वही हम सुनेंगे। तो अगर वीक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। कैसे दिखाया, वीक एसिड के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। वीक बेस के सॉल्ट करेंगे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। थोड़ा अच्छा सवाल मैं इसको बोलूंगा, इन द गिवन रिएक्शन, ये सवाल जो है 12th क्लास के पोर्शन से है, काइनेटिक्स से पूछा गया। इन द गिवन रिएक्शन, और बहुत ही आसान, मतलब काइनेटिक्स में इससे आसान क्या आएगा, इसको डबल कर दिया गया। मैं आपको मैं बताऊं, टारगेट बैच के बच्चों का इस वर्ष थोड़ा लेट बैच शुरू हुआ है ना, क्योंकि 12th की बोर्ड का रिजल्ट, IIT का IIT में पिछली बार एडमिशन, JEE एडवांस का रिजल्ट सब थोड़ा सा लिंगर हो गया था। तो और जनवरी में टेस्ट था, बच्चों कोर्स लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। मुझे बहुत ही गर्व है बताते हुए कि हमने बच्चों को पूरी तरह तैयार करके भेजा था, मतलब उनको ये सब पढ़ा दिया था हमने पूरा कंप्लीट। बच्चे हमारे बड़े कॉन्फिडेंस से गए थे। हमको लगता है कि कोर्स ख़त्म होने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके परफॉर्मेंस में ऐड ऑन करता है। वो हमने किया, और इसमें रियली बच्चों ने और हम सभी ने एक सामूहिक और क्या बोलते हैं वार स्केल पे इसलिए काम किया गया। बच्चे बड़े तत्पर रहे, सर काम दिए से करते हैं, फॉलो किया, और हमने स्मार्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े वो क्वेश्चन दिए इसके चांस ज़्यादा है, इसका फ़ायदा मिला। और 12th क्लास के बच्चों को ऑब्वियसली पहले ही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देखें, कंसंट्रेशन डबल किया और ये 4 गुना हो गया। कैसे, ये हो गया 30 × 10⁻⁻⁴। सो हम कहते हैं कंसंट्रेशन जितना गुना किया, कितना गुना, 2, उसके पावर में रेट गुना हो जाता है। कितना गुना हुआ है, 4 गुना, है ना। कंसंट्रेशन जितना गुना किया के पावर में ऑर्डर होता है, उतना टाइम से रेट पड़ जाए। ये आएगा अल्फा = 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस मैंने ये कोर्स खत्म वाली बात इसीलिए मैं कह रहा था, अब किसी बच्चे को काइनेटिक्स पढ़ाया ही न गया हो, ये आसान सवाल भी तो उसके लिए तो बेमतलब का हो गया। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया बच्चों को सभी को सही करना चाहिए, करेंगे भी, कि बड़े ही तन्मयता से हम सभी लगे थे, बच्चे भी उन्होंने फॉलो किया। नाउ सी देखो, एफ ब्लॉक इज प्लेस सेपरेटली, बड़ा नाइंसाफी से घर से बाहर निकाल दिया इसको, है ना। एफ ब्लॉक को सेपरेट रखा इन पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द बेसिक क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक टेबल। यस, वेरी ट्रू। हमने एफ ब्लॉक को बाहर क्यों रखा, क्योंकि एफ ब्लॉक को हम वहाँ रख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एफ ब्लॉक के जो गुण थे वो अगर ऐसे रखते तो वो उसमें बाकियों से मैच ही नहीं कर रहे थे। एफ ब्लॉक को हमें बाहर निकालना पड़ा, और कहते हैं वो 3rd ग्रुप के हैं। पूरे एफ ब्लॉक 3rd ग्रुप के होते हैं, नहीं तो वो 1st, 2nd, 3rd ग्रुप में हम उनको D1 के बाद उठा के बाहर लेंथेनम और एक्टिनम को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरे तो क्यों बाहर रखा, ताकि जो क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिसिटी, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो उसमें रहे। फिर कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन नेचर इन प्योर एलिमेंटल स्टेट। ये मतलब कोई भी जानता है भाई, अंधा आदमी भी जानता है, जो कम ज्ञान वो भी जानता है कि एस ब्लॉक वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं। लोग मतलब ऐसे जादू करते हैं लोग, भाई सोडियम को पानी में डाल दो आग लग जाता है तो बहुत रिएक्टिव है। तो वो प्योर स्टेट में क्यों रहेगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। सो कहते हैं कि
क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज बी। अगेन ये सवाल आसान है, बहुत आसान है। इन अ सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये सबको पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की बात की जाती है ये वेपर प्रेशर के लिए की जाती है विद रिस्पेक्ट टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में जो कानून पारित किया उससे अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो नेगेटिव, ज़्यादा है तो पॉजिटिव, तो वेपर प्रेशर कम होगा। और वेपर प्रेशर कम होगा तो उबालने के लिए उसके वेपर प्रेशर को उसके बराबर होना पड़ेगा, किसके, एक्सटर्नल के, तो बराबर करने के लिए आपको गरमाना ज़्यादा पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। तो नेगेटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर कम होगा और चूंकि वेपर प्रेशर कम है तो उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए। भाई जिस बच्चे का नंबर कम आता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा पास होने के लिए, और जिसका नंबर उससे ज़्यादा है उस कम में भी पास हो जाएगा। तो भाई यही हाल है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो भाई क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। वेरी ट्रू, नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर घट गया और ये घटा मतलब ये बढ़ गया, तो आंसर इज ए। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जनहित में जारी सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये एक क्रोमिल क्लोराइड हमारा टेस्ट है उसके ऊपर ये सवाल है ना। हम लोग क्लोराइड को K2Cr2O7 से ट्रीट करते हैं इन एसिडिक मीडियम, H2SO4 लेते हैं, यहाँ बन जाता है रेड ऑरेंज कलर का CrO2Cl2, सभी जानते हैं इसको, और इसको NaOH से ट्रीट करते हैं हम लोग तो Na2CrO4 बन जाता है, Na2CrO4, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं, इट्स वेरी फेमस। ठीक है, थोड़ा कई बच्चे, अगर हम ये भी देखें तो ये टेस्ट लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, मतलब अगर कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ता है तो उसके कुछ चंद 10 रिएक्शंस में से इसका नाम आ जाएगा, सो इम्पोर्टेंट। तो एक तरह से ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन मान सकते हैं। सो आंसर इज ए इज CrO2Cl2 एंड बी इज दिस वन, तो आंसर इज ए। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, यहाँ कंपाउंड जो है गायब हो गया, बट मैंने देखा हुआ है कंपाउंड को, मुझे याद है, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। राइट, ये कंपाउंड है, तो इसका IUPAC नेम पूछा गया। अब इससे आसान सवाल क्या आएगा भाई, तो ये हम लोग पैरेंट चेन ढूंढते हैं, ये पैरेंट चेन होगा ऑब्वियसली, इसमें 1 2 3 ब्रांच लगे हैं और 6 कार्बन है। फिर हम लोग नंबरिंग करते हैं ऐसा कि लोकेंट का सम मिनिमम आए, तो हम इसको 1 बोलेंगे तभी ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर जब नाम दे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, तो 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, तो 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, तो आंसर इज अगेन ए। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा ए सही है, देखिए ए है ना। अच्छा, इसमें भी ए है, तो ये भी एक इसको आसान कर दिया है। भाई पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाए तो फिर टाइम बच जाता है, नहीं, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखना होगा कि झटके में नहीं हो। कई बार झटके में, मेरा एक स्टूडेंट है उसका नाम है राजू, अभी वो MBBS कर रहे हैं रिम्स रांची इंस्टीट्यूट ऑफ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची से। तो वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसने मेडिकल में 720 नंबर तैयारी की थी, बहुत ही शानदार। तो बता रहा हूँ कि बाकी बच्चे इसे सीखेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, और हमने खूब प्रैक्टिस कराई थी। मैंने उसको 3 घंटे के पेपर को पहले 3 घंटे में नहीं कर पाया था, 2.5 घंटे में लेके आए, फिर 2 घंटे में लेके आए, फिर 1.5 घंटे तक उसको कर दिया और कर लिया था। लेकिन वो बच्चा जो 3 घंटे में करने में पहले परेशानी महसूस करता था, वो 1.5 घंटे तक आ गया। सोचिए हमारा दिमाग कितना प्रैक्टिस हैबिट कितनी तेज़ हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हैबिट, और जिसकी प्रैक्टिस करते हैं वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनने के बाद फिर अपने आप स्वतः काम होने लग जाता है। तो राजू 1.5 घंटे में गया था, एग्ज़ाम देने गया नीट का, वहाँ भी उसने 1.5 घंटे में कर दिया, फिर खटाखट भर दिया, और पेन से भरना होता है, तो जल्दीबाजी में बहुत सारे गलत सलत भर दिए, और अति उत्साहित था वो। इस चक्कर में वो 720 का बच्चा था, बट उसके नंबर थोड़े कम रह गए। तो मैं ये बताना चाहूँ कि आपको अति उत्साह में नहीं रहना है। हालांकि उसको अच्छा बच्चा था, तो उसने उसके कम नंबर होने के बाद भी उसको अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन वो डिजर्व और अच्छे के लिए करता था।
तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब भी कई बार दूसरों को गलतियों देखते हैं ना, कोई उल्टा पुल्टा गाड़ी चला रहा है और रफ तेजी से और एक्सीडेंट कर लिया, हाथ पैर तोड़ लिया, लोग उसको कहते हैं देखो कैसा कर रहा है, और खुद चलाते हैं तो वो मान चलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट तो होना नहीं है। यहाँ भी ध्यान देना है कि कोई और बच्चा जो गलती करता है उसमें सीखना है। एक ही जगह बी टिक मार देते हैं, नोट नहीं पढ़ा हमने, ऑप्शंस नहीं देखा हमने, तो हमें बच्चों को इस बातों का ध्यान रखना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, बहुत ही आसान सवाल है। 2 NO2 ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, तब साफ साफ दिखता है भाई, सोने सोने में आदमी कर देगा, ये सोए हुए भी कर देगा। -R और -I इफेक्ट लगा रहा है, हालांकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको परफोरेटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, वीक बॉन्ड है, बहुत असर नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इसमें B हो जाएगा, एंड देन A होगा। A में NO2 -R ग्रुप 1 लगा है, एंड ओबियसली ये +R और -I लगाता है, +R और -I, और +R ज़्यादा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, ये थोड़ा बढ़ाएगा, और ये कुछ नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा B का, फिर A का, और फिर D का, और सबसे कम हो गया C का, क्योंकि C में एसिडिक कैरेक्टर घटा रहा है, किसकी वजह से? +R की वजह से। तो BADC, सो आंसर इज C, BADC। नाउ विच हैज मैक्सिमम इनोल कंटेंट, इनोल परसेंटेज, अगेन बहुत ही आसान सवाल। ये साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है इसके लिए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए। तो अगर इन तीनों को ले जाएं, कोई भी टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर प्रैक्टिस कराता है तो ये क्वेश्चन कराता ही कराता है कि भैया ये तो इक्विलिब्रियम में होते हैं, टाटोमर है ये, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग। तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, वी नो द मैकेनिज्म, तो बन जाएगा OH। वैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो बन जाएगा OH, एंड सेम हियर ये बन जाएगा OH। सो व्हाट वी आर सेइंग कि ये एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज़्यादा। नॉर्मली इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है, इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है कीटो की तुलना में, इसलिए कीटो फॉर्म नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, इनोल फॉर्म बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जब किसी और वजह से अगर इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी मिलती है, वी नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, we know the ring formation, chelate formation, all the character, and here it's because of aromaticity of this molecule, ये aromatic हो गया, इसलिए आंसर इज B। मतलब ये साफ साफ दिख रहा। अच्छा, हमको ये देख लिया हमने, इसको भी देख लेना है एक बार, इसको भी देख लेना है, देख लेना ना, नहीं है, आंसर इज B। और ये देखने में महज 5 सेकेंड इन्वेस्ट करना है आपको। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इज, यहाँ पे एक कंपाउंड है जो फोटो ये मिस हो गया है बट मुझे याद है। अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि जब मैंने 2003 में IIT क्लियर किया था, मुझे अपने पेपर याद है, क्वेश्चन याद है, जिस क्वेश्चन में फंसा था वो मुझे याद है, जो मुझसे गलती हुआ था वो भी मुझे याद है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। ये मैं बस एक बार देख लिया क्वेश्चन, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ मिटा हुआ मुझे याद है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी अगर फोकस होकर कंसिडर करेंगे तो आपको याद रहेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इज, दिस इज एरोमेटिक, नो, दिस इज नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक, नो, एरोमेटिक ही नहीं है। तो दिस इज बेंजोनॉइड एरोमेटिक, नो। ये मतलब NCERT की लाइन से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइन से उठा के पूछ लिया गया है। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं? जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं, चाहे ओपन हो, चाहे रिंग में हो, चाहे सैचुरेटेड हो, चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ये साइक्लिक रिंग है और एलिफेटिक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय, ये सभी लोग पढ़ाते हैं कि उसमें फॉस्फेट डाइएस्टर लिंकेज होता है, मतलब सभी को पता है बात। सो आंसर इज सी, है ना। बच्चे तो इसका लिंकेज याद करते हैं, तो वेरी ऑब्वियस। नाउ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इतना ज़्यादा आसान बात पूछी गई है, इसमें और कई तरह से पूछा जा सकता था। जब मैं ऑप्शन देखा, मतलब यार थोड़ा बड़ी बेहतर बनाया। ऐसे SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा इन्वर्जन होता है
है ना, बट इसमें सिर्फ रेशमाइजेशन चर्चा की क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ रेशमाइजेशन दिया है। तो रेशमाइजेशन प्लस इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन बहुत कम होता है, रेशमाइजेशन ज़्यादा होता है। कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रेशमाइजेशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, इन्वर्जन का घट जाएगा। तो हम अगर हमको हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर देना होता है। SN2 में इन्वर्जन होता है, वाल्डे इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, विनो कि जिधर से वो निकल रहा है उसके उल्टा साइड से जुड़ता है। तो देखो इसमें SMN मैं इसको देखा तो मैं सोचा कहीं होता ऐसा ना दिया हो कि SMN में रेशमाइजेशन प्लस इन्वर्जन, अगर दिया हो तो मैं उसको टिक मारता। नहीं दिया है तो ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि SMN में रेशमाइजेशन होता है क्योंकि इन्वर्जन बहुत कम होता है। तो रेशमाइजेशन, इन्वर्जन, तो आंसर इज A। Now next, which of the following is most basic? Again, this one is very easy because you know we can see here lone pair of nitrogen is in conjugation. Here ज़्यादा conjugation में है, यहाँ पे भी conjugation में है, यहाँ पे भी conjugation में है, इसका lone pair conjugation में नहीं है। अगर ये बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो भी सवाल थोड़ा मजेदार बन जाता, वो भी नहीं है। जानबूझ के सवाल को एकदम आसान किया गया है, बहुत ज़्यादा आसान किया गया है। तो आंसर इज डी, क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें इसका लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कंजुगेशन में हो गया है ना, तो बेसिक कैरेक्टर इन सबको घटेगा, बट यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, इथेनॉल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी इन ल्यूकास टेस्ट। हम सभी को पता है कि ल्यूकास टेस्ट में वाइट टर्बिडिटी मिलती है, RCl बनता है। और क्यों मिलती है? क्योंकि एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं तो वो रिएक्शन मूव करता है। अगर टर्सरी एल्कोहल होता है तो वहाँ टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो तुरंत रिएक्शन देता है। तो टर्सरी एल्कोहल इमीडिएट देता है, सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 7 मिनट में देता है, और प्राइमरी अल्कोहल बिना मार खाए नहीं देता। ये प्राइमरी अल्कोहल है, बिना गरमाए नहीं देता है। ये कह रहा इमीडिएट देता है, ये गलत है, रॉन्ग। फिर कह रहा पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब देखिए ऐसा ही सवाल उधर पूछा गया था, अभी नाइट्रोफेनॉल वाला रिंग बना के सवाल पूछा गया था। तो हमको पता है कि हम लोगों को पता है कि ऑर्थो, ये थोड़ा सा अच्छा बोल सकता हूँ, बट ये सीधे एनसीईआरटी से उठा के पूछा है। तो जो बच्चों का भी सेशन बाकी है या जो बच्चे नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल तैयारी कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें। जेईई मेन केमिस्ट्री के लिए मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन उसी पे हैं, थोड़े और क्वेश्चन की ज़रूरत है। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी करने की आवश्यकता है ताकि आप 2-4 सवाल जो स्टैंडर्ड हैं उनको भी आप कर पाएँ। अदरवाइज ये पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बच्चों देखा है तो ये -I लगाता है और -R लगाता है, ये भी -I और -R लगाता है। एंड वी नो कि -R इफेक्ट तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, -I इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस हाइड्रोजन जिसको निकलना उसको पकड़ लिया, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे थोड़ा कम हो गया। तो दिस पैरा नाइट्रोफेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो से ज़्यादा हो गया, और मेटा से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि मेटा पर -R इफेक्ट नहीं लगता, वहाँ सिर्फ -I लगता है। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है। तो नाउ पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना, सेकेंड इज करेक्ट। नाउ सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नाउ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 7, 15 में से 1 या 14। बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सबको पता है, यहीं से लोग रटते हैं कि भैया 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3। इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या घटाओ तो बॉन्ड ऑर्डर आधा से घट जाता है। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 पर बॉन्ड ऑर्डर 2, या 13 पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ये यहाँ 14 है, 3 हो जाएगा। यहाँ भी 14 है, 8 से 14, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 = 6। सो आंसर इज 6।
सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस एंड CO इज 6। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब इस कंटेंट में इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं बनाया जा सकता, और ये कई बार पूछा गया होगा, उनमें भी आसान वालों में से है, ये आसानतम सवाल है ये। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सल्फर एटम इन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें बहुत ही आसान तरह सवाल पूछा गया है। वी नो इसमें सल्फर का ऑक्सीजन +6 होगा, है ना। वी नो द स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहाँ बॉन्ड को दिखाया जाए। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 ले गया तो +6 हो गया, यहाँ पे +4 हो जाएगा, और सल्फेट में +6 हो जाता है, यहाँ भी सल्फेट है, ये भी +6 हो जाएगा। H2H2O7, वी नो द स्ट्रक्चर, ये H2H2O7, तो भैया ऐसा हो गया। आपको स्ट्रक्चर तो पता होना ही चाहिए, नहीं? देखिए 3 3 6 और 1 7 देखेंगे तो 2 2 4 1 5 1 6, तो ऑक्सीजन से इसने 6 बॉन्ड बनाया है, जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन में +6 होगा, +6 हो गया। SO2 ये +4 हो जाएगा, SOCl2 ये +4 हो जाएगा, वी कैन सी SOCl2। तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो 1 2 3 4 1 +4। क्या पूछा गया है? कितनों केस में +4 ऑक्सीडेशन। न फंसाने वाला सवाल है, न उलझाने वाला, न एक भी स्ट्रक्चर है जो माथा पर बल दे, न एक भी नए तरह, मतलब सब पैटर्न पे रेगुलर पहले बहुत बार पूछे गए सवालों से पूछा गया ये। तो सी +4, तो ये 1 हो गया। जल्दीबाजी में गलत बिल्कुल ना करें, ये हमने बताया कि ये +6 है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। तो ये देखिए +1 2 और 3, तो आंसर इज 3। कई बार ना हम लोग 1 मिनट लगा दिया, 2 मिनट लगा सॉल्व करने में, और आंसर गोला मारने में या लिखने में या टिक मारने में अगर 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है हम घबरा जाते हैं। नहीं भाई, आराम से 10 सेकंड एक्स्ट्रा दो, तो वो बहुत मेहनत से ही हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n = 4 एंड s = +12। अगेन इस पैटर्न पे बहुत ही आसान पूछा गया है। n = 4, तो ये 4 कब कब होगा? जब 4s हो, 4p हो, 4d हो एंड 4f हो। इसके अलावा तो और n = 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो है ना, समझे? हमको पता है कि ये इसमें कितने डब्बे होंगे, 1, यहाँ कितने डब्बे होंगे, 3, 1 2 3, यहाँ कितने डब्बे होंगे, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने डब्बे होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। 9, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यस। एक इलेक्ट्रॉन का +½ होगा और एक इलेक्ट्रॉन का -½ होगा। तो हमसे कह रहा है कितनों के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ है। तो ओबियसली जितने डब्बे दिख रहे हैं उसमें हर डब्बे में का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 7 5 12 और 12 और 4 16, आंसर इज 16। 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 का +½ और 16 का -½ नाउ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर पे फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब, पता होना चाहिए ना, डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल, देन हीट इन्वॉल्व इज। तो प्यारे बच्चों, हमको देखना है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी। मैं ग्रीन ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि होता है कि ये इसे देखने में थोड़ा चैलेंज हो, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होगा, मतलब एक झटके में वो चेंज आ गया, नहीं। हाँ, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर 80 किलो पास्कल, देन हीट इन्वॉल्व। तो हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी भी लगा सकते हैं, मतलब ये किसी भी समय वैलिड है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या भैया, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सिंस डेल्टा यू इज 0 बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सो डेल्टा क्यू, अच्छा आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0 होता है आइडियल गैस का, है ना। अगर रियल गैस हो तो कोई जरूरी नहीं 0 हो,
ध्यान देना आपको, रियल गैस का टेम्परेचर डिपेंड करना, कोई वो रियल गैस का वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। सवाल में क्या दिया है, आइडियल गैस, है ना। इसलिए आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0 होगा। आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0 कब होता है, जब आइडियल गैस हो। रियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, तो वो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। नाउ so delta q must be equal to minus delta w. So this is what, this is minus we know कि ये क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा प्लस प्रेशर कितना है हमारा, प्रेशर 80 किलो पास्कल, आंसर पूछा गया बार में, तो 80 किलो पास्कल को हम 80 किलो मतलब 10 की पावर 3 पास्कल है, हमको बार बनाना है। बार बनाने के लिए इसको हम 10 की पावर 5 से भाग दे दें। हमको पता है कि एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये आ जाएगा 0.8 बार हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल 0.8 बार इंटू डेल्टा वी। डेसीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तो V2 माइनस C1 इज 15 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। कितना भैया, 15/120, ये 12.0 है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। सो आई थिंक बहुत ही आसान है सवाल। आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है, डेल्टा यू 0, डेल्टा क्यू पूछा गया, हीट इन्वॉल्व इज, ये हो गया। ध्यान देना है कि केमिस्ट्री में जब भी एनर्जी लॉस होती है तो माइनस बोलते हैं, एनर्जी गेन होती है तो प्लस बोलते हैं। अगर यहाँ हीट प्लस आया है ना, इसका मतलब इस सिस्टम को एनर्जी मिली है, माइनस इससे हीट निकली है। तो साइन कन्वेंशन को लेके कई बार बच्चे भ्रमित होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है। एक सिंपल सा आइडिया बना लेना है कि केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसका अपना एक आइडिया होता है कि हम क्या सोच के कर रहे हैं। तो हम जो सोच के करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लस माइनस होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ मैं 12 बजे को 0 मान लूँगा, 0 टाइम, तो 12 बजे के पहले -1 घंटा हुआ और 12 बजे बाद जो है प्लस घंटा हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर 10 बजे को 0 मान लिया होता तो 11 बजे +1 हो जाता। तो रेफरेंस क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री में रेफरेंस क्या है, एनर्जी लॉस तो माइनस, एनर्जी गेन तो प्लस, गर्म किया एनर्जी मिली तो प्लस, हीट निकली तो माइनस। नेक्स्ट, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन 22 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, देन इनिशियल मास ऑफ मीथेन इज। इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या पूछेगा भाई। मीथेन में एक कार्बन है, ऑक्सीजन से गर्म करेंगे CO2 1 मोल बनेगा। कार्बन का हमने POC लगाया, मालूम चल जाएगा, कार्बन एटम दोनों तरफ बैलेंस किया, 1 मोल बनता तो 44 ग्राम, तो ये 1 मोल यूज होता, मतलब 12×4 = 16 ग्राम यूज होता है। अगर ये 44 ग्राम बनेगा तो 16 ग्राम यूज होगा। भैया 22 ग्राम अगर मिला है तो ऑब्वियसली ये 8 ग्राम। ये क्या पूछा है भाई, ये मोल कॉन्सेप्ट की बेइज्जती करा रखी है। नहीं पता नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान पेपर है ये। सो नाउ ऑन इलेक्ट्रोलिसिस 5600 milliliter of O2 is produced at NTP at anode. Then amount of silver deposited at cathode by using same charge is। प्यारे बच्चों, चार्ज सेम होगा, क्यू सेम होगा, तो चार्ज बटे 96,487 मतलब या 96,500, नंबर ऑफ फैराडे भी सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैराडे सेम होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका होगा, सिल्वर का। कह रहा सेम चार्ज पास किया गया तो इतना O2 मिला, तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा। हम लोग को पता है कि ये 5600 मिलीलीटर ऑक्सीजन, इसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5600 मिलीलीटर होता है, मतलब कितना इक्विवेलेंट हुआ, 1 इक्विवेलेंट। सो ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट, वो 5600 है ना। हम लोग पढ़ते हैं 5.6 लीटर है, क्यों है वो आपको पढ़ाया गया होगा। सो ये भाग देंगे 1, तो ये 1 इक्विवेलेंट। सिल्वर केस में Ag
+1 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag। तो इक्विवेलेंट का जो आइडिया है वो इलेक्ट्रॉन के मोल से निकल के आया है। तो यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इक्विवेलेंट है, ये 1 इक्विवेलेंट 1 मोल होगा। तो इसके 1 मोल, पहली बात, जितना इक्विवेलेंट ऑक्सीजन होगा उतना इक्विवेलेंट सिल्वर होगा। ऑक्सीजन 1 इक्विवेलेंट है, सिल्वर भी 1 इक्विवेलेंट होगा, और सिल्वर का 1 मोल 1 इक्विवेलेंट होगा। तो कह रहा है बताइए सिल्वर का वेट कितना, 1 मोल के बराबर, और सिल्वर का 1 मोल का वेट होता है 108 ग्राम, है ना। ये बहुत ही 108 फिगर आसानी से याद भी रहता है लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में 0.08 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 305 केल्विन। इसको गर्म किया गया 300 से 305 केल्विन, देन चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज, है ना। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको आइडियल गैस का दिया हुआ है, यूनिट देखिए किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा किस में गया है, किलो कैलोरी में, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम सभी को पता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, यही है ना। MS डेल्टा T जो हम लोग पढ़ते हैं मोल वाला, अगर मोलर हीट कैपेसिटी दिया तो मोल वाला यूज करते। हमें यहाँ क्वेश्चन में अगर देखो मास दिया है और हमको मास की भाषा में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो अच्छी बात है। तो M मास इज 0.08 किलोग्राम, वेरी नाइस। स्पेसिफिक हीट इज 0.17 किलो कैलोरी बाई किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फिर क्या डेल्टा T, तो T2 माइनस T1 इज 5, है ना, केल्विन। तो केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड ये कट जाएगा, किलो किलोग्राम कट जाएगा, तो मेरा आंसर होगा 5 × 0.17 × 0.08। ये हो गया 0.08 × 0.17 × 5, कितना, किलो कैलोरी। इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, ध्यान रखना 10 की पावर -3 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वहाँ पे, उसको ध्यान में रखना है आंसर प्रोड्यूस करते समय। फिर नंबर ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज, ये फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। CO2 नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर, CH2 नॉन पोलर। द नंबर ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज, दिस वन इज ओनली पोलर, आंसर इज 1। CH3 is only polar. Next है the number of stereoisomers found in the product. हम सभी को पता है कि HBr ही एकमात्र ऐसा है जो इसके साथ मिलकर के एंटी मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट देता है, मतलब हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HBr इससे रिएक्शन करता है पेरोक्साइड से, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही तो है, पेरोक्साइड मतलब OO बॉन्ड है, जहाँ भी O बॉन्ड होगा पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड है तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देता है, और फ्री रेडिकल एडिशन की वजह से ये इसका प्रोडक्ट बदल जाता है। तो अगर इस डबल बॉन्ड को देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, 1 2 3 4, यहाँ नहीं है ना, 1 2, तो जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा, तो हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ जाएगा, यहाँ कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ Br आ जाएगा। तो हम एडिशन करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वहाँ Br आ गया, यहाँ नहीं है तो H आ गया। तो इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं अगर कि हम देखते हैं अगर कितने स्टीरियो आइसोमर बने। ये स्टीरियो आइसोमर बना कि नहीं, मतलब सॉरी कायरल सेंटर बना कि नहीं, बिल्कुल है कायरल सेंटर, 1 2 3 और एक यहाँ हाइड्रोजन, चारों अलग है, कायरल सेंटर है। ये कायरल सेंटर है कि नहीं, बिल्कुल है, 1 2 3 4। तो जितने कायरल सेंटर बनते हैं, जनरेट होते हैं इन सीटू ऑफ रिएक्शन के दौरान, तो हर कायरल सेंटर के लिए 2 आइसोमर बनने की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो भी इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब दे कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टोटल नंबर के लिए। यहाँ कितने बन सकते हैं, 2, यहाँ कितने बन सकते हैं, 2, 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, है ना। जैसे अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये दो कायरल हो गए, तो हो जाएगा R R S, ये R, ये R, ये R,
ये एस, फिर एस एस और फिर एस आर, कितने हो गए ये 4। तो ना ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, आर की और एस की, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, आर की और एस की, और ये सभी इंडिपेंडेंट हैं। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी 4। तो कई बार ये ध्यान देना होता है, ये खैर तो बहुत ही आसान पूछा गया है, कई बार लॉग्ड स्ट्रक्चर होते हैं कि पॉसिबिलिटी 2 की होती है बट लॉग की वजह से दूसरा बन ही नहीं सकता है, तो वहाँ पर नंबर को हमें घटाना पड़ता है। बट ये पेपर इतना आसान है कि इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाने कोई गुंजाइश नहीं है, भयानक आसान है, जनहित में जारी सवाल पूछा गया है। 4 हो गए। नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर, इससे ज़्यादा आसान क्या आएगा, दुनिया को पता है यार, जितने भी -R वाले होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, CH3 वाले होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, NH3+ या NR3+ या NF3+, ये हैं सब मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, है ना भाई। -R ग्रुप, ये -R ग्रुप, -R CH3 NH3 NH, भाई यहाँ देखते हैं हम लोग, ये इसमें भी एक पट ये वाला पूछा है, -R वाला पूछा है, सोचिए देखिए, ये -R ये होगा, ये -R ये भी होगा, ये +R नहीं होगा, ये +R नहीं होगा, ये -R होगा, ये +R नहीं होगा, ये +R नहीं होगा। कितने हैं भैया, 1 2 3, आंसर इज 3। इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं पूछा सकता। कुल मिला के केमिस्ट्री का जो पेपर जेईई मेन जनवरी सेशन शिफ्ट पहला, ये मेमोरी बेस्ड पेपर था जो बच्चों ने बताया, और ये बेहद आसान हो सकता है, 1-2 सवाल बच्चों के बताने से थोड़ा अलग भी हो, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। मैंने इतना आसान पेपर जेईई मेन में कभी नहीं देखा। इंडिया के सारे टीचर्स जो कोचिंग बच्चों को पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं दावा कर सकते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आया है, क्योंकि पढ़ाए, हाँ बच्चों की तैयारी के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पर्याप्त नहीं है, थोड़ा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।